नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सिविल इंजीनियर आई यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे पीएसयूज़ के बारे में कि लाइफ कैसी है पीएसयूज़ में, सैलरी देखेंगे पीएसयूज़ में, पर्क्स देखेंगे उनके, और वर्क देखेंगे और लाइफ देखेंगे कि कैसी है हमारे पीएसयूज़ में। बेसिकली ये जो वीडियो का पार्ट 3 होने वाला है, मैंने गेट सीरीज़ के ऊपर सारी वीडियोज़ बनाई हैं कि गेट के बेनिफिट्स क्या हैं। उसके बाद मैंने वीडियोज़ बनाई थी कि मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के बारे में, कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए कितने नंबर का कहाँ से कितना सिलेबस आता है। तो आप वो दोनों वीडियोस भी देख सकते हैं इसके बाद। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पीएसयूज़ हैं क्या, उनमें हमें क्या पर्क्स मिलते हैं। अगर हम सबसे पहले गाइस बात करें पीएसयूज़ में, तो पीएसयूज़ में हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखें तो पीएसयू स्टैंड करता है हमारे पास पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और हम इसको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज भी बोल देते हैं कभी वो कभार। ये बेसिकली ये होता क्या है, इसमें कुछ नहीं होता है। ये बेसिकली ये होती है हमारे पास प्राइवेट, गवर्नमेंट या पब्लिक भी बोल सकते हैं, पार्टनरशिप में कुछ कंपनीज होती हैं जो कि काम करती हैं। इसमें गवर्नमेंट का स्टेक 50% तो एटलीस्ट होता ही होता है, तो हम इसको सेमी गवर्नमेंट कंपनीज भी बोल देते हैं, ठीक है। और इससे ज़्यादा तो हो ही सकता है। जैसे कि अगर आप इसरो की बात करें तो वो पहले इंडियन स्पेस एजेंसी थी, जो कि प्राइवेट फर्म थी। जिसके बाद जब वो उसके जो उन्होंने टेस्ट किए वो अच्छे हुए, तो गवर्नमेंट को लगा कि इसके हमें सारे स्टेक्स खरीद लेने चाहिए, तो उन्होंने इसके सारे स्टेक्स जो थे खरीद लिए, और वो इसरो के नाम से आप आज उसको जानते हो, ठीक है। तो ऐसे ही अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इस कंपनी में पोटेंशियल है कि ये आगे जा सकती है और गवर्नमेंट को काफ़ी बेनिफिट दे सकती है, तो गवर्नमेंट उसके सारे स्टेक भी खरीद लेता है। तो पीएसयू की जो कैटेगरी है वो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है 3 तरीकों में: महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना। मिनी रत्ना जो है आपके पास ए और बी कैटेगरी में आती है। गाइज ये जो डिवाइड है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बेसिकली पर्क्स ही देखने हैं। बट हाँ, इनको जो थोड़ा बहुत अगर बात करें हम इसके बारे में, तो गवर्नमेंट देखती है कि इनका जो एनुअल प्रॉफिट है वो कितना है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट देखती है, और उसके बाद गवर्नमेंट शिफ्ट कर देती है कंपनीज को फ्रॉम नवरत्ना टू महारत्ना। अगर कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा नहीं हो और गवर्नमेंट को लगता है कि इसके स्टेक्स उनको प्राइवेट कर देने चाहिए, तो वो स्टेक्स बेच भी देती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि अगर कोई कंपनी है जो महारत्ना के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो एक पर्टिकुलरली एक रूल बनाए हुए हैं कि महारत्ना कंपनी स्किल के पास ये स्किल्स होनी चाहिए, इतना उनके पास एनुअल प्रॉफिट होना चाहिए, अगर वो नहीं हो तो वो महारत्ना से नवरत्ना में भी कन्वर्ट हो जाती है। सेम नवरत्ना से मिनी रत्ना के लिए वही कुछ क्राइटेरियाज हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। अक्सर गाइस देखा जाता है कि हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है फिलहाल अभी अगर आप थोड़ा टाइम पहले की बात करें तो वहाँ पे गवर्नमेंट NHAI और ONGC के स्टेक्स बेचने की बात कर रही थी। तो गाइज वो कुछ नहीं है, वो एक पीएसयूज हैं। गवर्नमेंट जब चाहे तो उनके स्टेक्स बेच सकती है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और गाइज अगर हम बात करें कि पीएसयू ज्वाइन करने के बाद आप क्या पीएसयू को छोड़ सकते हैं। मान लीजिए आपने गेट का एग्ज़ाम दिया और साथ में आपने IES का एग्ज़ाम दिया, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन दिया, और अगर आप गेट का क्लियर करने के बाद आपने कोई पीएसयू ज्वाइन कर ली और उसके बाद आपका ES का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया, तो क्या आप गेट जो जॉब है वो छोड़ करके IES की तरफ जा सकते हैं? तो गाइज आप जा सकते हैं। बट तो गाइज जब भी आप किसी भी PSU में जॉब करने लगते हैं या आप उसमें अप्लाई कर लेते हैं, आपकी जॉब वहाँ पे आप, जैसे कि मान लीजिए आपने NHAI में ज्वाइन कर लिया, तो वहाँ पे आपका बॉन्ड साइन होगा गाइज। यस, जो PSUs हैं वो बॉन्ड साइन करती है फॉर 5 ईयर्स। तो अगर आप छोड़ के जाते हैं तो आपको काफ़ी पैसा भरना पड़ता है, वो भी लैक्स में अप्रॉक्सीमेटली। अगर हम मिनी रत्ना की ही बात करें, अगर आप मिनी रत्ना में हैं तो आपको अगर आप छोड़ के जाते हो तो आपको 6 to 7 लाख रुपीज़ का बॉन्ड मनी कंपनी को देना पड़ता है। तो ये काफ़ी बार लोगों को दिक्कत होती है इसमें, तो वो काफ़ी सोचते हैं, अगर आप जो लोग ES को टारगेट करते हैं वो एक बार सोचते हैं PSU में ज्वाइन करने से पहले। बात करते हैं कि हम कैसे PSU को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस फर्स्ट है गेट के एग्ज़ाम के थ्रू। गेट में आपकी अगर अच्छी रैंक आ जाती है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली अगर आपकी 1000 के अप्रॉक्स रैंक आ जाती है तो आपको PSU मिल जाता है। सेकंड होता है गाइस डेपुटेशन। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपनी जॉब के पर्टिकुलरली 5 ईयर्स के बाद ही आप डेपुटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आप
जो है इन PSUs में काम कर सकते हैं। तो मोस्टली लोग यहाँ पे जो टेक्निकल बैकग्राउंड में होते हैं इन जॉब्स में, वो डेपुटेशन पर आए हुए इंजीनियर्स ही होते हैं। गाइस थर्ड होता है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। हर साल गाइस गेट के बाद जो PSUs हैं वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी लेती हैं, ठीक है, ताकि वो एक आउटडोर एंट्री भी बच्चों को दे सके, पर उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है गेट एग्ज़ाम से, ठीक है। और कुछ PSUs तो ऐसी हैं जो कि गेट के स्कोर से ज्वाइनिंग नहीं करवाती हैं, वो अपना डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम ही लेती हैं, पर मोस्टली वो कंपनीज जो हैं वो मिनी रत्ना ही होती हैं। अगर आप महारत्ना की बात करें तो वो सभी गेट से ही उसमें जितने भी ज्वाइन करते हैं लोग वो गेट से ही होते हैं या फिर वो डेपुटेशन पे आए होते हैं, ठीक है। डेपुटेशन का एक अलग क्राइटेरिया, तो हम उसको भी यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। उसमें सैलरी नॉर्मल सी बात है ज़्यादा होती है और आपकी जो रैंक होती है वो भी ज़्यादा होती है। आप असिस्टेंट इंजीनियर से या असिस्टेंट मैनेजर से ज्वाइन नहीं करते हैं डेपुटेशन वाले ऑफिसर्स। वैकेंसी की बात करें गाइस, इसमें तो सिविल इंजीनियरिंग में वैकेंसी हमारे पास 700 से 900 रहती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है बाकी जितनी भी ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो अगर आप इतनी अगर आप रैंक ले आते हैं तो आपकी जो महारत ये PSUs हैं ये कंफर्म हो जाती हैं। प्लस इसके बाद गाइस क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके इतनी रैंक आ गई, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू हर कंपनी अपना अपना करवाती है। महारत्ना की IOCL अलग करवाती है और BHEL अलग करवाती है, तो वो सब अपना अपना इंटरव्यू करवाती हैं। अगर आप उसमें अगर आपका किसी में नंबर पड़ जाए तो आपकी ज्वाइनिंग वहाँ पे आप ले सकते हैं। थर्ड अगर गाइज हम बात करें कैटेगरीज़ की कि गाइज क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसमें आपकी सैलरी प्रोसेस रहता है, तो गाइज सबसे पहले अगर हम बात, मैंने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना। गाइज मिनी रत्ना में ये जो हम बात कर रहे हैं ये वो मिनी रत्ना A की बात कर रहे हैं। जो मिनी रत्ना B है उसमें हर चीज़ में आप 5000 का लेस कर लें, वो मिनी रत्ना B हो जाती है। अगर गाइज हम बेसिक पे की बात करें, वो गाइज महारत्ना में 60,000 के अप्रोक्स रहती है, ठीक है। और नवरत्ना में 50,000, मिनी रत्ना में 40,000 और मिनी रत्ना B में 35,000 के और 40,000 के बीच में रहती है। पर गाइज PSU में बेनिफिट ये है, जो ये 60,000 आपको मिल रहा है ना, ये पूरा का पूरा आपकी जेब में जाएगा। इसके अलावा आपका जितना भी एक्सपेंस होगा वो कंपनी अलग अलग तरीक़ों से आपको देती है, वो पर्क्स में हम देखेंगे। ये 60,000 का जो रुपए हैं ये महारत्ना में मान लीजिए अगर आपको मिलती है सैलरी, तो ये सारा का सारा आपका जेब में जाता है, ये सारी आपकी सेविंग है। गाइज कंपनी आप पे जो खर्चती है जिसको हम बोलते हैं CTC, कॉस्ट टू कंपनी, ठीक है। जैसे कि कई लोग बोलते हैं पैकेज, गाइज ये वही पैकेज है। तो महारत्ना में जो कॉस्ट टू कंपनी होता है ये हर साल वैसे तो वेरी करता है, बट महारत्ना में ये नॉर्मली 15 to 20 लाख के बीच में रहता है। नवरत्ना में 12 to 15 लाख के बीच में रहता है। मिनी रत्ना में 8 to 10 लाख के बीच में रहता है। गाइज CTC में अगर हम देखें तो थोड़ा सा इसमें अगर डिस्कस करें CTC होता क्या है, तो गाइज CTC वो होता है कि कंपनी आप पे कितना खर्चेगी एक साल में, ठीक है। तो कंपनी आप पे 20 लाख रुपए एक साल में, मान लीजिए अगर आप महारत्ना में और उस साल अगर आपका CTC रखा गया 20 लाख, तो कंपनी आप पे एक साल में 20 लाख रुपए खर्चेगी। वो कैसे भी हो सकता है, इधर अगर आप कॉफ़ी पी रहे हैं तो उसका भी उसमें प्राइस जो है कैलकुलेटेड होता है, आप कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर आप ऑफिस ने आपको गाड़ी दे रखी है तो उस सब के एक्सपेंसेस उसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो गाइज अगर आप सैलरी देखें CTC को इंक्लूड करके, तो आपकी जो है बेसिक पे और DA वगैरह मिला करके 80,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलती है। नवरत्ना में 70,000 आपको सैलरी मिलती है पर मंथ और मिनी रत्ना में आपको 55,000 सैलरी मिलती है पर मंथ। गाइज ये बेसिक पे थी जो कि आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये सैलरी है जो कि CTC के बाद आपको मिलती है, ठीक है। तो ये भी वेरी कर लेती है, बट इसमें वेरी मान लीजिए आपका 1000 से कम ही रहता है सभी में वेरी करना। एग्जाम्पल्स की बात करें कि कौन सी महारत्ना कंपनीज हैं, तो गाइज महारत्ना है, ONGC हमारी महारत्ना है, IOCL महारत्ना है, ये दोनों ऑयल कंपनीज हैं। इसमें सिविल की पोस्ट कम होती है। NTPC एक महारत्ना है, ये एक थर्मल पावर प्लांट है, तो इसमें सिविल की जॉब्स काफ़ी अच्छी होती हैं। और ये भेल है। तो गाइज ये और भी ज़्यादा है महारत्ना, पर ये नॉर्मली जो कॉमन जो है फेमस महारत्ना वो यही है। नवरत्ना की बात करें तो गाइज वो है NHPC हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHPC में भी आपको काफ़ी जॉब्स हैं। और सेल में गाइज आपकी सिविल इंजीनियरिंग की जॉब्स नहीं होती हैं। ये MTNL है, इसमें भी सिविल की जॉब्स नहीं है। NLC है गाइज आपके पास, NBCC है गाइज, NBCC में ये सिविल के लिए ही है। और आज के टाइम पे NBCC जितने भी इंडिया में टनलिंग प्रोजेक्ट्स हैं यही देख रहा है।
तो NBCC पे मैं एक अलग लेक्चर लेके आऊँगा जल्दी ही। तो ये कुछ नवरत्ना कंपनीज है। मिनी रत्ना की गाइस बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सिविल की रिलेटेड कंपनीज हैं वो सब मिनी रत्ना है। तो मिनी रत्ना में देखें गाइस तो RVNL है, ये रेलवे की कंपनी है जो कि रेलवे के प्रोजेक्ट्स बनाती है। गाइस राइट्स है, ये भी रेलवे के प्रोजेक्ट्स बनाती है। सतलुज जल विकास निगम लिमिटेड है गाइस, ये जो सतलुज रिवर है उसके ऊपर जो हमारे पास भाखड़ा बांध है उससे रिलेटेड है ये PSU हमारी। ये जो है गाइस इसकी जो जॉब्स हैं वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट भी निकालती है, सतलुज SBGNL भी निकालती है अपनी, और गेट के थ्रू भी इसमें ज्वाइनिंग आप कर सकते हो। इरकॉन है गाइस, ये भी अगेन एक रेलवे की कंपनी है, रेलवे प्रोजेक्ट्स देखती है। और गाइस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी एक मिनी रत्ना है। तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में गाइस काफ़ी ज़्यादा जॉब्स निकलती हैं और उसके तो काफ़ी पर्क्स रहते हैं, फ्री फ्लाइट टिकट्स वगैरह इसमें मिलते हैं। तो हर एक जो हमारी महारत्ना है, चाहे मिनी रत्ना है, चाहे नवरत्ना है, उनमें गाइस जो कंपनीज हैं उनके अपने कुछ पर्क्स अलग से होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आपको अलग से फ़्लाइट टिकट्स फ्री मिल जाते हैं। अगर आप IOCL में तो आपको पेट्रोल डीजल फ्री रहता है। अगर आप NTPC में तो आपको प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्री रहती है। तो ऐसे सब जो पर्क्स हैं वो रहते हैं, ठीक है। अगर आप RVNL में तो आपको कुछ रेलवे के टिकट पे कंसेशन होता है। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स रहते हैं। गाइस पर्क्स पे आते हैं, तो जो पर्क्स हैं गाइस वो कॉमन रहेंगे, बस इसमें जो है अगर आप नवरत्ना की बात करें तो उसमें 5000 कुछ लेस कर लीजिएगा, या फिर आप जो 5000 की चीज़ें उनमें कुछ लेस कर लीजिएगा। 50 या 40% के अप्रोक्स में कम चीज़ें मिलती हैं, पर मिलता यही सब कुछ है, ठीक है, थोड़ी सी कम पैसों में। गाइस सबसे पहले तो फ्री हेल्थ फैसिलिटीज़ है, ये तीनों कम में मिलती है जो हमारे पास महारत्ना, मिनी रत्ना और नवरत्ना है, ठीक है। आपकी फैमिली में आपको और आपकी डिपेंडेंट्स को, ठीक है, इसमें आपको फ्री हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ये कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं मिलती हैं, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, कंपनीज का इनके साथ टाई अप होता है, तो वहाँ पे आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता है और फ्री मिलता है। गाइस व्हीकल की बात करें, अगर आपके पास व्हीकल है तो आपको 3000 से 7000 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं। अगर गाइस आपके पास टू व्हीलर व्हीकल है तो गाइस आपको 3000 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं। और अगर आपके पास 4 व्हीलर व्हीकल है, कंपनी आपको 7000 रुपीज़ पर मंथ पे करती है, ठीक है। अगर हम बात करें मोबाइल्स की, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन जो है उसके लिए गाइस कंपनी आपको 15000 रुपीज़ हर 3 साल में देती है। तो गाइस ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है एक आप लोगों के लिए, ठीक है। और लैपटॉप के लिए गाइस हर 3 साल में जो कंपनी है वो आपको 60000 रुपीज़ देती है। DTH सर्विसेज के लिए गाइस आपको लाइफ टाइम में एक बार 4000 रुपीज़ मिल जाते हैं, तो उसमें आपका DTH की जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी हो जाती हैं। तो और अगर गाइस फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हर किसी के लिए और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो गाइस हर 6 साल में हर जो PSU होती है वो आपको 1.5 लाख रुपीज़ देती है फॉर फर्नीचर ओनली। तो ये भी काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। और आपको नॉर्मली अगर हाउसिंग क्वार्टर्स मिलते हैं इसमें, ठीक है, आप अगर किसी भी PSU में जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो जॉब रहती है आपकी वो ऑफिस बेस्ड ही रहती है, तो आपको इजीली एकोमोडेशन मिल जाता है। बट अगर नहीं मिलता तो गवर्नमेंट वहाँ पे आपको हाउसिंग अलाउंस भी देती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स रहता है। गाइस गॉगल्स की बात करें, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि कुछ इसमें फील्ड जॉब्स भी हैं बट ऑफिस जॉब मेनली रहती है, तो आपको पर ईयर 8000 रुपीज़ कंपनी देती है सिर्फ और सिर्फ एक चश्मे खरीदने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और पर्क्स में और बाकी बात करें गाइस, PSUs में बहुत सारी पर्क्स हैं, तो लोग काफ़ी ज़्यादा जो इंटरेस्टेड रहते हैं इनमें ज्वाइन करने के लिए। गाइस मोबाइल के लिए आपको कंपनी हर 3 साल में 15,000 रुपये दे रही थी, पर आपको कंपनी मोबाइल बिल्स पे करेगी आपके, उसके लिए आपको 1500 रुपीज़, गाइस यहाँ मैंने 15,000 रुपीज़ लिख दिया, 1500 रुपीज़ पर ईयर देती है मोबाइल बिल्स पे करने के लिए, ठीक है। और अगर आपको गाइस कार लोन लेना है, मान लीजिए आपको कार लेनी है, तो गाइस आपको वो कंपनी 5 लाख रुपीज़ तक का कार लोन भी दे देती है, ठीक है, जिसका मनी जो आपके सैलरी से कटता रहता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये लोन जो है काफ़ी कम रेट पे होता है, तो आप बैंक से तो काफ़ी ही कम रेट पे होता है, तो आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाता है इस लोन को लेके, ठीक है।
और डियरनेस अलाउंस आपको मिलता है, ये 6% हर ईयर बढ़ जाता है आपका। तो जो अगर आपकी सैलरी है 60,000 रुपीज़ तो आपका वो 6% हर ईयर बढ़ता रहेगा, ठीक है। और आपको अर्न लीव्स मिलती हैं, ठीक है। कुछ आपको साल में कुछ छुट्टियां होती हैं जो आगे आप जिसमें आप छुट्टियां करते हैं तो आपको सैलरी मिलती रहेगी, वो अर्न लीव्स होती हैं। आपको हाउसिंग अलाउंस मिलता है, जैसे कि मैंने बताया आपको 25 to 30,000 का हाउसिंग अलाउंस मिल जाता है अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं। ये सिटी टू सिटी काफ़ी वेरी करता है हाउसिंग अलाउंस। अगर आप नॉर्थ ईस्ट एरिया में डिप्लॉयड हैं, आपकी जो ज्वाइनिंग हुई है या आप सर्विस कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो आपको नॉर्थ ईस्ट अलाउंस मिलता है जो कि 12% होता है आपकी सैलरी का। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट साइड कर रहे हैं तो गाइज आपकी तो सैलरी नॉर्मल सी बात है काफ़ी ज़्यादा होती है। पर्क्स की बात करें और हमारे पास और भी पर्क्स हैं इसमें गाइज। अगर आप छुट्टी मनाने जाते हैं या फिर कहीं वेकेशंस पे जाते हैं तो आपको होटल्स मिल जाते हैं, ठीक है, कंपनी की तरफ से, क्योंकि कंपनी ने काफ़ी जगह टाई अप्स कर रखे होते हैं इन होटल्स के साथ। तो आपको इजीली सस्ते दाम पे होटल मिल जाता है या फिर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही होटल मिल जाता है। वैसे आपको HBA लोन मिल जाता है अगर आपको घर बनाना है अपना नया, ठीक है, तो आपको HBA लोन मिल जाता है कंपनी की तरफ से, जो कि 40 लाख रुपीज़ तक का होता है, जो कि आपको पे करने होते हैं 25 ईयर्स तक। और ये जो आपको 25 ईयर्स का लोन मिलता है HBA, ये 5 ईयर्स ऑफ सर्विस के बाद मिलता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे तो फिर ज्वाइनिंग करने के साथ साथ ही लोन ले लें, तो इसलिए इसमें कुछ उन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है। ट्रैवल कंसेशन मिलता है गाइज आपको कंपनी की तरफ से। गाइज ट्रैवल कंसेशन में दो चीज़ें हैं कि एक तो अगर आप कंपनी के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी टूर पे है, तो आपको कंपनी जितना भी आपका खर्चा होगा वो सारा बियर कर लेगी अपने ऊपर। अगर आप कहीं गाइज घर जा रहे हैं छुट्टियां मनाने अपने, या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, तो जो गाइज उस पर ट्रैवलिंग पे आपका जितना भी पैसा लगेगा उस पर आपको कुछ कंसेशन कंपनी दे देती है। और गाइज इस पे सबसे बेनिफिट है गाइज, इसमें आपको ओवर टाइम का एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, जो कि आई थिंक सबसे बेस्ट है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप 2 to 4 आवर्स काम कर लेते हैं तो आपको 250 रुपये मिल जाते हैं। अगर आप 4 to 8 आवर्स काम कर लेते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली 800 रुपीज़ के अप्रोक्स मिल जाते हैं। तो ऐसे इसमें ओवर टाइम्स के लिए भी आपको काफ़ी अच्छा पैसा मिल जाता है, ठीक है। इसमें गाइस क्या है कि इसमें आपको फील्ड के लिए जो एक, जैसे कि हमारी अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स में वर्क कर रहे हैं तो आपको फील्ड पे जाने के लिए भी कुछ पैसा मिलता है, कि अगर आप फील्ड वर्क जॉब कर रहे हैं तो आपको फील्ड का भी कुछ अलाउंस मिलता है। वो इसमें नहीं मिलता है क्योंकि ये ऑफिस बेस्ड जॉब है, ठीक है। और इसमें बात कर लें कि कैसा वर्क रहता है इसमें हमारे पास, तो गाइज मैंने जैसे बताया आपके पास NBCC और टनली का काम करती है, NHAI है वो रोड्स का काम करती है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी रेलवे से रिलेटेड कंपनीज़ हैं, और इसमें आपको हाईवे से रिलेटेड भी मिल गई, रोड्स भी कई कंपनीज बनाती हैं, तो इसमें काफ़ी बेनिफिट रहता है आपको। और आपके काफ़ी फॉरेन टाई अप्स भी हो जाते हैं इसमें, फॉरेन टूर्स आपके इजीली लगते रहते हैं और काफ़ी लिंक्स बन जाते हैं। तो आपका बाद में अगर आप फॉरेन में भी वर्क करना चाहें तो आपको इजीली वहाँ मिल जाता है। और इनमें से कुछ कंपनीज हैं जो फॉरेन में भी एक्टिव रहती हैं, फॉरेन में भी वर्क करते हैं, तो आप फॉरेन में भी जा के उन कंपनीज में ही वर्क कर सकते हैं। इसमें गाइस अगर हम थोड़ी सी बात करें तो ये हमारी ऑफिस बेस्ड जॉब है। इसमें फील्ड वर्क आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ हैं जैसे NBCC हो गया तो आपको वहाँ पे फील्ड जॉब मिल जाएगी थोड़ी बहुत, पर आपको ज़्यादातर इसमें मैनेजर की पोस्ट मिलती है। जो लोग डेपुटेशन से आते हैं उन्हीं को ही टेक्निकल जॉब मिलती है, अदरवाइज़ आपको जो फर्स्ट पोस्ट मिलती है वो असिस्टेंट मैनेजर के अराउंड मिलती है। तो आपको मैनेज ही करना होता है, जो कि ऑफिस बेस्ड जॉब होती है। तो आपको इसमें जो मोस्टली आपकी पोस्टिंग्स होंगी वो एक तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होगी जहाँ पे इनके प्लांट्स होते हैं। जैसे अगर आप ONGC में ज्वाइन करते हैं तो आपका जो इनका प्लांट है वो दिल्ली में भी है, तो आपको दिल्ली में साउथ दिल्ली के एरियाज़ में आपकी जॉब लग सकती है। तो ऐसे ही इनके काफ़ी जगहों पे प्लांट हैं, वहाँ पे आपकी ऑफिस बेस्ड जॉब रहती है, ठीक है। और ऑफिस बेस्ड साथ साथ इसमें ऑफिस के साथ साथ गाइस आपको ट्रैवल काफ़ी करना पड़ता है, क्योंकि ऑफिस वर्क के लिए और आपको कंपनी ऑफिस के काम से कई बार ट्रैवल करने के लिए दूसरी जगहों पर भी भेजती रहती है, तो ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा इसमें करना पड़ता है आप लोगों को। तो यही था गाइस हमारा PSU के ऊपर आज का लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा हो, और इसमें हमने हर एक एस्पेक्ट PSUs के बारे में देख लिया है कि PSUs में क्या क्या पर्क्स होते हैं। गाइस में पर्क्स बहुत ज़्यादा हैं, आप मेहनत करिए। अगली जो मेरी वीडियो होगी वो यही होगी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट एग्ज़ाम, ताकि आपको इजीली PSUs मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।